Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the second lecture of industrial relations. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है और उसमें हमने एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के ऊपर बात की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखा। देन हमने एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा और रिलेशनशिप में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को भी देखा। ना अभी इसको आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिलेशनशिप जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बनता हुआ नज़र आता है। हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास डिफरेंट पार्टीज़ हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं हमारे पास। ठीक है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स क्या फॉर्म करते हैं, दे माइट बी इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप थ्रू ट्रेड यूनियंस। देन हमारे पास एम्प्लॉयर्स होते हैं। ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स जिनसे हैं, दे माइट बी फॉर्मिंग एन एसोसिएशन दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। और इसके बाद तीसरी पार्टी जो हमें नज़र आती है वो क्या है जी, स्टेट और द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिनसे है वो थ्रू लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स जिनसे है वो इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आती है। दिस माइट बी फॉर्मिंग अ बेसिस फॉर सर्टन बार्गेनिंग प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात की, तो जो कुछ राइट्स हैं एम्प्लॉयर के वो ड्यूटीज़ बनती हैं एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय की राइट्स जिनसे हैं वो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ बनती हैं। और उसमें एक थर्ड पार्टी जो इस सारी चीज़ों को इंश्योर करती हुई नज़र आती है वो स्टेट आती है। सो देयर आर फ्यू पार्टीज़। यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि देयर आर डिफरेंट व्यूज़ जो कि इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आते हैं। इन व्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और आज का जो मेजर लेक्चर है वो भी इसी के ऊपर बेस करता हुआ आपको नज़र आएगा। यूनिटरिस्ट पर्सपेक्टिव, एक पहला पर्सपेक्टिव जो हमें नज़र आता है वो क्या है, दैट इज़ द यूनिटरिस्ट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर ये व्यू जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में कैसे नज़र आता है कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं दे सी दिस रिलेशन एज एसेंशियली हारमोनियस। सब कुछ अच्छा है, एक बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है इन दो लोगों के दरमियान। एक को एम्प्लॉय कहा और हमने दूसरे को एम्प्लॉयर कहा। This relationship is punctuated only by occasions of temporary and illegitimate conflict. यानी अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो वो बड़ा इलेजिटिमेट लेवल के ऊपर जाके क्यों बनता है, जहाँ पे कोई भी पार्टी जो है किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो कि बाय लॉ अलाउड नहीं होता। सो workplaces are centers of cooperation. So this is an idealist situation जहाँ पे ये दोनों पार्टीज़ किसके ऊपर बेस करती हुई नज़र आती हैं, फुली कोऑपरेशन पे एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हुए नज़र आती हैं, where employees and employers work together to achieve benefits of all parties. 1 plus 1 is greater than 2. So one is employee, second one is employer, or they will all work for the betterment of both interests. So ये यूनिटरिस्ट पर्सपेक्टिव में जो हमें फिलॉसफी नज़र आती है वो किसके ऊपर बेस करती है, दैट फिलॉसफी is based upon the concept that every workplace is an integrated and harmonious entity that exists for a common purpose. सारे मिल के काम कर रहे हैं, अमन व सुकून व शांति इधर मौजूद रहेगी, और ये वर्क प्लेस जो है इंटीग्रेटेड और हारमोनियस बेसिस के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है टू अचीव अ कॉमन गोल। सो दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट, ये प्रोडक्टिविटी की इन्हेंसमेंट है, वट एवर दैट ऑब्जेक्टिव इज। सो यूनिटरिस्ट जो फिलॉसफी है वो आपको इस तरह से नज़र आती है। इसमें अब यूनियंस के ऊपर देख लेते हैं कि यूनियंस का क्या रोल नज़र आता है। यूनियन यहाँ पे जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की थी ना, देयर आर डिफरेंट पार्टीज, एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियंस की सूरत में आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियंस की सूरत में, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस और स्टेट्स और गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट की सूरत में आपको नज़र आती हैं। तो यहाँ पे यूनियन का क्या रोल है, यूनियन आर सीन टू कम्पीट फॉर द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यूनियन एक तरह से इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या रहें, दे मस्ट स्टे लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी कमिटमेंट टू वर्क हार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हुई नज़र आए। सो यूनियंस का एक ये बुनियादी तो इसको अगर हम कहें कि दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव रोल दैट इज़
अज्यूम्ड ऑफ अ यूनियन, ये वो हो सकता है। अब इसमें दूसरी तरफ चले चलते हैं और बात कर लेते हैं अब स्टेट की। स्टेट का रोल क्या नज़र आ रहा है जी? गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द इम्पार्शियल गार्डियन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। इसके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज पब्लिक और उसका इंटरेस्ट, विद द एम टू प्रोटेक्ट द वीक एंड रिस्ट्रेन द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर जो दो पार्टीज आपस में इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं, वहाँ पर ये राइट देने की कोशिश करेंगी कि उनको पावर दी जाए। जो वीक है, विच एवर पार्टी दैट स्टेज एज वीक, आइदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो ये उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पे ये ऐसी पुलिस है जो कि सही को सही करने की कोशिश करेगी। एंड देन देयर इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर के हवाले से अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड गुड कम्युनिकेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉयर्स के हवाले से जो उनकी मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड करेगी और सही कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होगी, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट की तरफ चीज़ों को लेकर जाती है। सो इस सारे जो तीन पार्टीज़ आपको नज़र आई, 1, 2 और 3, इन तीनों पार्टीज़ के बीच में एक जो सिचुएशन अराइज हो सकती है वो क्या है? वो कन्फ्लिक्ट है। तो कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट इनहेरेंट इन द वर्क प्लेस, यानी इसको हम अपनी डिक्शनरी से निकाल देते हैं कि जनरल कंसिडरेशन में कन्फ्लिक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हो सकता, हमारे वर्क प्लेस का, बिटवीन द पार्टीज ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉई। वर्कर एम्प्लॉई मतलब और एम्प्लॉयर ये एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ सीन टू बी द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी कम्युनिकेशन। कहीं पे किसी से गलती होगी, किसी ने आग लगाने की कोशिश की, द वर्क ऑफ एजिटेटर्स और फेलियर ऑफ एम्प्लॉयज टू ग्रास्प द कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तभी होगा जहाँ पे कोई गलती किसी भी पार्टी से हो रही है, जब हमने इंटरेस्ट को सही एक्सप्लेन नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया। अगर कम्युनिकेट किया था तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उसको सही परसीव नहीं कर पाए और उस कॉमन इंटरेस्ट को समझ नहीं पाए, तब आपको वहाँ पर जाके कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। तो दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। अभी बात करते हैं सेकंड व्यू, दैट इज़ प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव। प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है? इट टेक्स द व्यू दैट द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन द एम्प्लॉयमेंट। सो आप देखें, आपको थोड़ा सा ये फ़र्क नज़र आ गया। कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जिनसे हैं वो मौजूद हैं, वो उस सारे इवेंट में कहीं ना कहीं पे ज़रूर मौजूद हैं जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आता है, बट दैट इज़ मैनेजेबल एंड कैन बी कंटेन्ड बाय एन अप्रोप्रिएट नेटवर्क। सो ये क्या हुआ जी? ये जो भी कन्फ्लिक्ट होगा, ये कन्फ्लिक्ट एक लिमिटाइज्ड फॉर्मेशन में रहेगा, जिसको हम ठीक करना चाहें तो ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस। So if a conflict arises, there are rules and regulations which will be guiding the behavior of the employee and the employer. Or conflict may have positive outcome of encouraging innovation and productive change. तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें जो नज़र आ गई कि वो ये है कि कन्फ्लिक्ट जो भी अराइज हो रहा है वो आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव आउटकम, और अल्टीमेटली इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है कि हम मोर प्रोडक्टिव हो सकें, हम मोर इनोवेटिव हो सकें, सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, चीज़ों में ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आएँ जो कि हर पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसमें फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें तो एन एंटरप्राइज कंटेन्स वैरायटी ऑफ पीपल विद डिफरेंट इंटरेस्ट, एम्स एंड एस्पिरेशन। सो दैट्स ट्रू कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म के लोग काम कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट डिफर करेंगे, उनके एम्स डिफर होंगे, उनकी एस्पिरेशंस टू वर्क डिफर करेंगी। सो पावर इज सेड टू बी diffused among the main bargaining groups in such a way that no party dominates others. Neither employers has that right कि वो डोमिनेट कर सके, नॉर द एम्प्लॉई हैज़ द राइट कि वो डोमिनेट कर सके। सो जब किसी भी पार्टी के पास डोमिनेट सिचुएशन नहीं आती तो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक अंदाज में कहें तो इक्वल कह सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ के आपको रोल्स क्या नज़र आएंगे? लाइक रोल ऑफ द यूनियन क्या है? यूनियंस आर व्यूज एज द लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट विद द राइट टू चैलेंज द राइट टू मैनेज, बट ऑल्सो विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइज। सो यहाँ पर एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन दी गई है किसको? यूनियन को, ऑफ व्हाट? राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज।
ठीक है। सो वो जहाँ पर फील करते हैं कि एम्प्लॉइज़ के राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे ये उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे मैनेज नहीं किया जाएगा, वैसे मैनेज किया जाएगा। A is better than B और B is better than A, they have the right to say that. So कहीं ना कहीं they might be involved in what, compromise, जहाँ पर हम दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। देन स्टेट की बात आ जाती है। गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द इम्पार्शियल गार्डियन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ये ना ही एम्प्लॉय के साथ है ना ही एम्प्लॉयर के साथ है, किसी के एक के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही, विद द एम टू प्रोटेक्ट द वीक एंड रिस्ट्रेन द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सो वीक का साथ देगी और जहाँ पे पावर की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है उसको इक्वल करने की कोशिश करेगी। एम्प्लॉयर का रोल क्या है? एम्प्लॉयर शुड नॉट एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस और सप्रेस एम्प्लॉय डिमांड एंड क्लेम। ये देखें, अब ये एक ड्यूटी बना दी गई। एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी है कि ये ब्लाइंड ओबीडियंस ना मांगे और ना ही सप्रेस करें एम्प्लॉय को, उसकी डिमांड्स को, उसके क्लेम्स को। The aim is to reconcile conflicts and keep it within acceptable boundaries so that conflict does not destroy the enterprise. So main responsibility stands with the employer कि वो उनके rights को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, उनकी डिमांड्स और क्लेम्स को सप्रेस ना करे और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करे, एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज में रखने की कोशिश करे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट इज एन इनएविटेबल एंड इलेजिटिमेट conflict is inevitable and legitimate consequence of the variety of interest in the workplace। यानी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, किसी तरह भी इनएविटेबल है ये, और लेजिटिमेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्कप्लेस। तो ये आपको जनरली नेचुरली नज़र आएगा कि ये कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन मार्केट पर्सपेक्टिव आपको नज़र आता है, रेडिकल स्पीच को कहा जाता है। सी इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ एन इंड्यूरिंग स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड दोज हु सेल देयर लेबर टू द एम्प्लॉयर्स। सो ये क्या आ गया जी? एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आ रहा है बिटवीन एम्प्लॉयर्स और वो लोग जो एम्प्लॉयर्स को क्या देते हैं, लेबर दे रहे होते हैं। सो टेम्पररी सोल्यूशंस इसके निकलते हैं, लेकिन ये टेम्पररी सोल्यूशंस जिनसे हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे किसको? एम्प्लॉयज़ को, उनकी पोजीशंस को, एंड सिक्योर द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम दैट फेवर्स एम्प्लॉयर्स। सो ये मार्केट व्यू वो एक रियलिटी को बता रहा है कि यहाँ पर पावर जो सी है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और पावर माइट बी स्ट्रेंडिंग विद द एम्प्लॉयर्स, और अल्टीमेटली बार्गेनिंग हो, चीज़ें हों, तो किसके राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी? एम्प्लॉयर्स को, और ज़्यादा फेवर्स भी उन एम्प्लॉयर्स को ही मिलती हुई नज़र आती है। सो यहाँ पर फिलॉसफी इसकी क्या है? देयर इज़ अ फंडामेंटल एंड इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, अ कॉन्फ्लिक्ट दैट derives from the unequal distribution of income and wealth in a capitalist society। सो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको क्या नज़र आ रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, जिसमें एक बंदा ज़्यादा गेन कर रहा है और दूसरे को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। यहाँ पे यूनियंस का क्या रोल नज़र आता है कि एम्प्लॉय वल्नरेबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूनियंस चैलेंज द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या आपको नज़र आया कि यूनियन जिनसी हैं वो वल्नरेबिलिटी को लीड करेंगी किसकी तरफ? किसी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे सब मिलके किसी भी चीज़ के ऊपर बार्गेन कर रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर, और चैलेंज किया जा सकता है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट को। देन आपको इसमें स्टेट का रोल नज़र आता है कि गवर्नमेंट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो स्टेट क्या नज़र आ रही है? वो भी प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक नज़र आता है कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो ओनर है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। देन एम्प्लॉयर का रोल आपको क्या नज़र आता है? एम्प्लॉयर्स आर कंसिडर्ड दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस वो ओनरशिप किसके पास है? एम्प्लॉयर के पास है, एंड सो हैव पावर सुपीरियरिटी ओवर दोज हु सेल लेबर फॉर वेजेस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, तो फिर सुपीरियरिटी इनके पास होगी और
जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे वो कौन हो सकते हैं, जो कि लेबर सप्लायर्स हैं. सो conflicts always exist because there is an imbalance of power both within society at workplace. So यहाँ पर आपको conflict हर सूरत क्या नज़र आ रहा है, it is there. और इसकी प्राइम रीज़न आपको क्या नज़र आती है कि balance of power is not equal. Employers are more powered than the employees. तो वहाँ पे एक imbalance आपको नज़र आएगा. So that was all about today's दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिस पे हमने डिफरेंट व्यूज़ को देखने की कोशिश की कि हमारे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसमें डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं. इसमें हमने तीनों व्यूज़, पहले हमने देखा जी पार्टीज इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होती हैं, देन यूनिटरिस्ट पर्सपेक्टिव को देखा, प्लूरल पर्सपेक्टिव को देखा, एंड देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को देखा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज तो आप उसके मुताबिक सवाल पूछ सकते हैं.